पैसे की तारीख काफ़ी दिलचस्प है। हज़ारों साल से अदायगी का ये वाहिद तरीका है और दौलत की पैमाइश का भी। इससे वो निज़ाम जुड़ा है जिसके तहत कीमतों का तयन किया जाता है और कर्ज की अदायगी भी की जाती है। ताहम पैसे की तारीख इसकी तारीफ की तरह ही मुतनाज़ है। फ़लसफ़ी और मुआशी माहिरीन इस पुरस्रार वक्त के बारे में अलग अलग नज़रिए रखते हैं जब पैसे का निज़ाम मुतारिफ हुआ। ताहम हज़ारों साल कबल चांदी, मिट्टी की चीज़ों और दीगर अशकाल में लेन देन हुआ करता था। हत्ता कि एक वक्त आया जब कदीम इराक में धाती सिक्के पहली बार मुतारिफ करवाए गए। इसके काफ़ी अरसे बाद चीन में कागज़ के नोट सामने आए, जो इसलिए बनाए गए क्योंकि सिक्के इतनी भारी हो चुके थे कि इनको रखना ही एक मसला था। और सिर्फ 70 साल पहले एक पहाड़ी सिलसिले में मौजूद होटल में रात गए होने वाली खुफिया सियासी मुज़ाकरात के नतीजे में एक हरे रंग का कागज़ डॉलर दुनिया की सबसे ताकतवर करेंसी कैसे बन गया। हम आपको बता रहे हैं पैसे के जन्म और इर्तिका की तारीख, जो इंसानियत के सफ़र को समझने का अहम जुज़ है। पैसे का बतौर करेंसी आगाज़ कब हुआ? इस सवाल का जवाब 5000 साल कबल इराक मेसोपोटामिया से मिलता है, जहां जौ और चांदी की तिजारत होती थी। इन मसनूआत की अपनी कदर थी और इसलिए इनको एक पैमाने के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था, जिससे दीगर अशिया की कीमत तय की जाती थी, जैसा कि गुलाम की कीमत, कर्ज पर सूद या मजदूरी की उजरत। जॉन टेलर बरतानवी म्यूजियम में मशरिक वस्ता के शोबे में काम करते हैं। इनका कहना है कि चंद मजदूरों को चीज़ों में अदायगी की जाती थी, जैसा कि शराब या फर्नीचर। वो कहते थे कि ताजिर भी ऐसे ही लेन देन करते थे, जिसे बार्टर निज़ाम कहा जाता है। अब इसको करेंसी या पैसा कहा जा सकता है या नहीं, ये बहस का मौजू है। विलियम बी हैफोर्ड अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। वो कहते हैं कि पैसा दरअसल मालियाती कदर कीमत तय करने की कोशिश है, जबकि करेंसी पैसे की असल शक्ल है। अगर इनकी बात को माना जाए तो चांदी और जौ भी करेंसी की ही एक शक्ल थे, और शायद पैसे की सबसे पुरानी मिसाल भी। प्रोफेसर विलियम ने इराक के कदीम मेसोपोटामिया के इन इलाकों में खुदाई की जहां तिजारत हुआ करती थी। इनका कहना है कि लेन देन की बुनियाद ये होती थी कि कोई शख्स किसी दूसरे से क्या हासिल कर सकता है और इसके बदले में मुस्तकबिल में क्या देने का वादा करता है, और यहाँ से ही जन्म लेता है कर्ज का निज़ाम। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में कर्ज के शवाहिद मिले हैं जिन पर सूद भी हुआ करता था। हम्मुराबी का ज़ाब्ता वाज़ह करता है कि चांदी पर 20% सूद, जबकि गल्ले पर 33% सूद हुआ करता था। मेसोपोटामिया की तारीख में ज़्यादा वक्त तक चांदी के ज़रिए ही अशिया की कदर कीमत तय की जाती थी। प्रोफेसर विलियम का कहना है कि हमने अक्सर खुदाई के दौरान चांदी के खजाने दरियाफ्त किए जो छुपाए गए थे। कदीम मेसोपोटामिया के बाकियात से ऐसी मिट्टी की तख्तियाँ मिली हैं जिन पर कर्ज की तफसीलात मौजूद हैं। मौरिख नील फर्गुसन के मुताबिक इनमें से चंद का हुजम इंसानी हाथ से भी छोटा है, जिन पर अदायगी के वादे दर्ज थे। चंद में लिखा गया कि जो का कर्ज तख्ती के मालिक को अदा किया जाएगा। इस तरह की रिवायत का मतलब है कि मिट्टी की ये तख्ती भी पैसे की ही एक किस्म बन गई थी। इकार्ट फ्राहम कदीम जुबानों के माहिर हैं। वो कहते हैं कि कदीम मेसोपोटामिया में ताजिर रिवायती धातों की बजाय ऐसी करेंसी का इस्तेमाल करते थे जिसका फर्जी वजूद होता था। वो कहते हैं कि तवील फासलों पर होने वाली तिजारत, जिसके आसार 24,000 मिट्टी की तख्तियों की शक्ल में वस्त तरक्की से मिले हैं, से साबित होता है कि उस वक्त भी जदीद दौर जैसे चेक की कोई शक्ल मौजूद थी। अदायगी उस शख्स को की जाती थी जिसके पास मिट्टी की तख्ती मौजूद होती थी। ताहम हर कोई इस नजरिए से इत्तेफाक नहीं करता। निकलस पोस्ट गेट बर्तानिया की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के माहिर सारे कदीमा हैं। वो कहते हैं कि मिट्टी की तख्तियां सिर्फ अदायगी का रिकॉर्ड रखने के लिए थी। पैसे की मौजूदा शक्ल से करीब तरीन जो चीज़ हम देखते हैं वो चांदी और जौ थी। सरकारी तौर पर किसी हुकूमत की जानिब से सिक्के का पहला सुराग तुर्की से मिलता है, जिस पर उस वक्त के लीडिया नामी सल्तनत के बादशाह आइल्स की मोहर सब्त है। ये सिक्का जो सोने और चांदी से बना है, उन सिक्कों से पुराना है जो चीन, इंडिया या इससे भी कदीम तहजीबों जैसा कि मिस्र, ईरानी या यूनानी तहजीबों से ताल्लुक़ रखते हैं। सिक्के पायदार थे और इनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान था। अपनी कामयाबी की वजह से सिक्के सियासी असर व रसूख का जरिया भी बन गए। टैक्स इकट्ठा करने से लेकर फौज के खर्च उठाने और तिजारत करने के लिए सिक्के मुफीद जरिया बन गए। सिक्कों के साथ साथ पैसा दीगर अशकाल में भी मौजूद रहा। तनहा का अंग्रेजी जुबान का लफ्ज़ सैलरी भी लातीनी जुबान के लफ्ज़ सैलेरियम से निकला है। कदीम ज़माने के चंद सिक्के नायाब भी हैं और खूबसूरत भी, जिनसे अहम मालूमात मिलती हैं।
ان میں سے ایک چاندی کا سکہ ہے جو ایتھنز میں بنا اور اس پر یونانی دیوی ایتھنا کا نشان بنا ہوا ہے۔ طویل عرصے تک چین میں تانبے یا کانسی کا سکہ بنیادی کرنسی کے طور پر استعمال ہوتا تھا، جس کے وسط میں ایک سوراخ ہوتا تھا تاکہ ایک سے زیادہ سکوں کو باندھ کر اکٹھا رکھا جا سکے۔ جیسے جیسے تجارت پھیلی، زیادہ سکوں کی مانگ بڑھی۔ ایک وقت تھا جب تانبا نایاب ہو گیا، لیکن اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ تھا کہ حکمرانوں کو اس بات کا احساس ہوا کہ کرنسی کا کنٹرول تو ان کے ہاتھ میں ہونا ضروری ہے۔ یہ حکمران نہیں چاہتے تھے کہ ان کی قیمتی کرنسی کسی اور سرزمین پر ضائع ہو جائے۔ انہوں نے قانون بنا دیا کہ اب صرف لوہے کے سکے استعمال ہوں گے، لیکن یہ نئے سکے اتنے وزنی تھے کہ جب زیادہ بڑی رقم کی ادائیگی کرنا مقصود ہوتی یا پیسہ دور لے کر جانا ہوتا تو بیل گاڑی یا خچر اس وزن کو برداشت نہیں کر پاتے تھے۔ خیال کیا جاتا تھا کہ اس مشکل کی وجہ سے تاجروں نے پہلی بار کاغذ کی کرنسی کا تجربہ شروع کیا۔ اس نتیجے میں جیازوی نامی پہلی کاغذی کرنسی وجود میں آئی، جو سلطنت سونگ نے جاری کی اور کرنسی کے نظام کو قابو میں کر لیا تاکہ تاجر اپنی کرنسی کا استعمال نہ کریں۔ یوں پہلے باقاعدہ سرکاری نوٹ کا آغاز ہوا۔ یہ اتنا ہی سرکاری تھا جتنا کہ امریکی ڈالر 1792 میں تھا، جب اسے ملک کی سرکاری کرنسی کے طور پر اپنایا گیا۔ دوسری جنگ عظیم اختتام پذیر ہو رہی تھی۔ اتحادیوں کو یہ نظر آنا شروع ہوا کہ ان کی اپنی معیشت تباہ ہو چکی تھی۔ انہوں نے سوچنا شروع کیا کہ جب بحالی کا عمل شروع ہوگا تو بین الاقوامی تجارت کس کرنسی میں ہوگی۔ اس وقت 44 ممالک کے نمائندے 22 دن کے لیے امریکہ میں برٹن ووڈ قصبے کے ماؤنٹ واشنگٹن ہوٹل میں اکٹھے ہوئے۔ یہاں جنگ کے بعد عالمی معیشت اور تجارت کے مستقبل پر مذاکرات ہوئے۔ یورپی ممالک جنگ کے نتیجے میں تباہ حال تھے، جبکہ امریکہ کے پاس دنیا میں سونے کے سب سے بڑے ذخائر تھے۔ ایڈ کونوے اپنی کتاب دی سمٹ میں لکھتے ہیں کہ 22 دن تک شدید سیاسی لڑائی اور بحث ہوئی۔ اس دوران دو شخصیات میں دو بدو لڑائی بھی ہوئی، جس میں ایک برطانوی جان کینز ایک عالمی کرنسی کا تصور لیے ہوئے تھے، جبکہ دوسری جانب امریکی محکمہ خزانہ کے ہنری ڈیکسٹر تھے۔ اس کانفرنس کے بعد طے ہوا کہ امریکی ڈالر بین الاقوامی تجارت کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور اسی ملاقات میں بنائے جانے والے ادارے IMF اور ورلڈ بینک جنگ کے بعد معاشی مشکل کا سامنا کرتے ممالک کو امریکی ڈالر میں ہی قرض دیں گے۔ اس وقت کس نے سوچا ہوگا کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں جدید بین الاقوامی معیشت کا بنیادی ڈھانچہ قائم کیا جا رہا ہے، جو آج تک قائم ہے۔